मालदीव एक छोटा सा देश है जो भारत से 1200 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में है। साइज में देखें तो दिल्ली से भी 5 गुना छोटा है। वैसे तो ये देश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये पूरा देश छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसा हुआ है। करीब 1200 से ज्यादा आइलैंड्स यहाँ पर मौजूद है। इंडिया से भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये देश अपनी जियोपॉलिटिक्स की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल हाल ही में यहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं और इलेक्शन में उस इंसान की जीत हुई है जो पिछले काफी समय से मालदीव में इंडिया आउट और इंडियन मिलिट्री आउट जैसे कैंपेन चला रहा था। मालदीव के कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन फोर्सेज मौजूद है उनको यहाँ से निकाला जाए। दोस्तों, मालदीव के साथ भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। 1965 में जब मालदीव आजाद हुआ तो भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता भी दी थी। जब कभी वहां पर सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तूफान आता है तो सबसे पहले भारत ही उनको मदद पहुंचाता है। अब देखो, कोरोना के समय भी भारत ने मालदीव को वैक्सीन गिफ्ट की थी। तो फिर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मालदीव भारत को अपने देश से बाहर करना चाहता है। चैप्टर 1, इंडिया आउट कैंपेन क्या है। दोस्तों, मालदीव में दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। इसमें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का झुकाव भारत की ओर रहता है, वहीं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव का झुकाव चाइना की ओर है। अब देखो, 2018 में मालदीव में इलेक्शन होते हैं। इससे पहले यहाँ पर प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की सत्ता थी और राष्ट्रपति थे अब्दुल्लाह यामीन, जो कि चाइना के पक्ष में झुके हुए थे। लेकिन 2018 के इलेक्शन में वो हार जाते हैं और उन पर कुछ आरोप भी लगते हैं और आगे जाकर उन्हें 5 साल की सजा भी होती है। खैर, ये उनका अलग मसला था। लेकिन इस चुनाव में नए राष्ट्रपति बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली है, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और ये इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। 2018 में इनके शपथ समारोह में भारत की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हुए थे। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे यानी अब्दुल्लाह यामीन, उन्होंने चाइना के इन्वेस्टमेंट मालदीव के कई प्रोजेक्ट्स में करवाए क्योंकि उनका झुकाव चाइना की ओर था। मालदीव को चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से भी जोड़ दिया। चीन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया। वहीं एक ब्रिज और एक एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन से $1 अरब से अधिक का कर्ज भी ले लिया। हालांकि ये एयरपोर्ट वहां पर इंडिया बनाने वाला था, लेकिन बाद में भारत से यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चाइना की एक कंपनी को दे दिया गया। 2016 में तो चाइनीज कंपनी को एक द्वीप 50 सालों के लीज पर महज $40 लाख में ही दे दिया था। लेकिन खैर, 2018 के बाद मालदीव की विदेश नीति भारत की ओर घूम जाती है। कई इकोनॉमिक्स और मिलिट्री अफेयर्स में भारत को इंपॉर्टेंस दी जाने लगती है और उसी समय भारत ने मालदीव को एक डोनियर मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तोहफे में दिया था। वहीं भारत ने कई प्रोजेक्ट्स में $500 मिलियन की मदद देने की बात भी कही थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब्दुल्लाह यामीन, जो कि चुनाव हार चुके हैं, वो और उनकी पार्टी भारत के खिलाफ मालदीव में जमकर के दुष्प्रचार करने लगते हैं और इब्राहिम सोलिह पर भारत से सीक्रेटली डील करने का आरोप लगाते हैं कि इस डील से मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात हैं। वे लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों के बाहर इंडिया आउट के स्लोगन लिखें। दोस्तों, 2020 से लगातार भारत के खिलाफ ये कैंपेन चलाया जा रहा था और अब 2023 में मालदीव में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और जो भारत के पक्ष में प्रेसिडेंट थे यानी इब्राहिम मोहम्मद सोली है, उनके खिलाफ खड़े होते हैं मोहम्मद मुइजू, जो चाइना की ओर झुके हुए हैं। इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भारत को जमकर के टारगेट किया और लोगों से वादे किए कि जब हम जीत जाएंगे तो भारत को मालदीव से बाहर कर देंगे। और इस इलेक्शन में यही होता है कि मोहम्मद मुइजू की जीत हो जाती है। मोहम्मद मुइजू को 53% वोट मिले हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो भारत की ओर झुके हुए थे उनको मात्र 46% वोट ही हासिल हुए हैं। और यह रिजल्ट भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि एक बार फिर से मालदीव अब चाइना के पाले में चला जाएगा। हालांकि इनकी शपथ समारोह में पीएम मोदी नहीं पहुंचे हैं जैसे पहले पहुंचे थे, बल्कि इस बार भारत की ओर से सेंट्रल मिनिस्टर किरेन रिजिजू शामिल हुए हैं और उनसे भी मोहम्मद मुइजू ने यही बात कही है कि भारतीय सैनिकों को वापस बुला लीजिए। और अब तो ये भी कहा है कि हम भारत के साथ अब तक जो भी लगभग 100 से ज्यादा जो एग्रीमेंट किया गया है उनको दोबारा से रिव्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो बार बार भारत को मालदीव से बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर मालदीव में भारत की कितनी बड़ी सेना मौजूद है। चैप्टर 2, मालदीव में इंडियन आर्मी क्या कर रही है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मालदीव में कोई 15-20 हजार इंडियन सोल्जर्स की पूरी आर्मी मौजूद होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद है और ऐसा भी नहीं है कि ये अभी जाकर रहने लगे हैं। भारतीय सैनिकों की प्रेजेंस वहां काफी लंबे समय से रहती आ रही है और ये सैनिक वहां पर नेशनल डिफेंस फोर्स के तहत काम करते हैं। इंडियन नेवी ने भी यहाँ पर 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं
और भारत पिछले 40 सालों से मालदीव को डिफेंस इक्विपमेंट देता रहा है। 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, वहीं अब 2020 में डोर्नियर विमान दिया गया है। अब यहाँ पर जो सैनिक मौजूद है उनका काम है कि इन्हें विमानों को मेंटेनेंस और ऑपरेट करते रहें। दूसरी बात कि मालदीव कई छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसा हुआ है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड्स तक मेडिकल इमरजेंसी में पेशेंट्स को ले जाने के लिए इन्हें विमानों और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो बस यही काम वो इंडियन सोल्जर्स वहां पर कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन आर्मी मालदीव से बाहर हो जाती है तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। चैप्टर 3, मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों। दोस्तों, अगर आप मालदीव की लोकेशन को ध्यान से देखें तो ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। इन छोटे छोटे आइलैंड से कई मर्चेंट शिप गुजरते हैं। यहीं से चाइना, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है और यही जियोग्राफिकल लोकेशन मालदीव को स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। हालांकि इस देश की आबादी महज 5 लाख के आसपास है और इसमें भी लगभग आधे लोग तो इसकी कैपिटल माले में रहते हैं, यानी ज्यादातर आइलैंड खाली पड़े रहते हैं। मालदीव की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म पर टिकी हुई है। इसके रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा टूरिज्म से ही आता है और बड़ी संख्या में भारतीय भी वहां पर घूमने जाते हैं। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो इससे चीन उसके बहुत पास आ जाएगा। दरअसल मालदीव जिस क्षेत्र में बसा हुआ है उससे चीन को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ से चीन के लिए भारत पर नजर रखना आसान हो जाता है। फिलहाल में चाइना मालदीव के 16 आइलैंड्स को लीज पर ले भी चुका है और कहा तो ये भी जाता है कि मालदीव को जो विदेशी सहायता मिलती है उसमें से 70% चाइना से आती है। अब देखो, चीन की हमेशा से एक नीति रही है कि दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उसके संसाधनों पर कब्जा कर लो और फिलहाल में मालदीव के साथ भी उसने ऐसा ही किया है। आज मालदीव की जीडीपी $6 बिलियन की है और उस पर अपनी जीडीपी का 113% का कर्ज है, यानी चाइना के बनाए जाल में वो फंसता जा रहा है। दोस्तों, भारत मालदीव की कई सालों से मदद करता आ रहा है। मालदीव कई सेक्टर्स में भारत पर काफी हद तक निर्भर करता है, चाहे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करना हो, हेल्थ में सहायता करनी हो, एजुकेशन में सपोर्ट करना हो, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक भारत ने उसको बना करके दिए हैं। वहीं पिछले साल ही कोरोना की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तब भारत ने मालदीव को $25 करोड़ की फाइनेंशियली हेल्प की थी। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। SBI की बदौलत ही उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हुई है। दोनों देशों के बीच सालाना $50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार भी होता है और मालदीव कई सेक्टर्स में भारत की मदद लेता रहता है। अगर भारत की मदद का उदाहरण देखना हो तो आज से 35 साल पहले 1988 में इंडियन आर्मी ने मालदीव को बिखरने से बचाया था। दरअसल नवंबर 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम के खिलाफ विद्रोह हो गया था। मालदीव के कुछ कारोबारी श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल के लोगों के साथ मिलकर तख्ता पलट करने की तैयारी में थे। इन लोगों ने मालदीव की कैपिटल में कुछ सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा भी कर लिया था। तब मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने, उस समय भारत के पीएम थे राजीव गांधी जी, उनसे मदद मांगी और भारत ने हाथों हाथ उनकी मदद भी की। मालदीव की मदद मांगने के सिर्फ 9 घंटे में ही भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान मालदीव में पहुंच चुके थे और 2 दिन के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन कैक्टस। खैर, फिलहाल में मालदीव भारत से काफी दूर होता जा रहा है और चीन करीब आता जा रहा है। क्या इंडियन गवर्नमेंट मालदीव के नए राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा पाएगी या फिर भारतीय सैनिकों को वहां से निकलना होगा? आने वाले वक्त में ये विदेश नीति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।